Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 12th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 12 जुलाई 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहां पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा रेलेवेंट होगा। तो यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने वीडियो को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। अगर आप लोग को किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो डायरेक्टली नीचे कमेंट सेक्शन में देना, अदरवाइज इसका आंसर आप लोग इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन बोलता है अन्नपूर्णा देवी मंदिर एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये कहां पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। ऑप्शन दे रखा है ए वाराणसी, बी कोलम, सी सूरत या फिर डी कटक। ओके नाउ अब जो ये पहला आर्टिकल है ये बात करता है इस्लाम कला के बारे में। देखो अब ये इस्लाम कला क्या है, यहाँ पर आपको एक बॉर्डर क्रॉसिंग देखने को मिलेगा। अब देखो हो क्या रहा है, अफगानिस्तान में आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि वहां पर तालिबान ने बहुत सारी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया है और बहुत सारी जगह पर कब्जा वो लगातार कर रहा है। ठीक है, उसका गोल ये है कि अभी काबुल के ऊपर भी कब्जा कर पाए, लेकिन काबुल के अंदर अभी जो फोर्स है अफगानिस्तान की वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर इतना ज़्यादा यहाँ पे कब्जा कर लिया है कि इंडिया के भी जो भी कॉन्सुलेट्स वगैरह हैं, जो भी स्टाफ थे वहाँ के, वो भी वापस बुला लिए गए हैं भारत के द्वारा, और भी बहुत सारी कंट्रीज अपने स्टाफ को वहाँ से बुला रही है। तो ऐसी सिचुएशन आज के टाइम पर देखने को मिल रही है। तो उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल में ये बोला गया कि तालिबान ने एक मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग है अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया है, उसको भी कैप्चर कर लिया है। अब यहाँ पर इसका नाम है इस्लाम कला करके नाम देखने को मिलेगा। कहाँ पर है ये, तो एग्जैक्टली आप ये देख पाओगे। ये तो अफगानिस्तान का मैप हो गया, अफगानिस्तान की कैपिटल आपको काबुल देखने को मिलेगी, यहाँ पर ईरान हो गया। तो इनके बॉर्डर में ये एक बॉर्डर क्रॉसिंग है जिसको इस्लाम कला बोला जाता है। तो इसको भी कैप्चर कर लिया गया है तालिबान के द्वारा, और बोला यह जा रहा है ये एक वन ऑफ द मेजर ट्रेड गेटवे है, जहां से व्यापार काफ़ी भारी मात्रा में होता है ईरान के साथ में। इतना ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पर देखने को मिलता है, व्यापार क्रिएट होता है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जो ये इस्लाम कला है इसको पहले काफिर कला के नाम से भी जाना जाता था। ये एक बॉर्डर टाउन है, कहां पर, वेस्टर्न हेरत प्रोविंस के अंदर, यानी कि अभी हमने देखा अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर आपको ये देखने को मिलेगा। आपसे क्वेश्चन बन सकता है तो आपको ध्यान रखना है। बेसिकली एक ऑफिशियल एंट्री है, कहाँ की, ईरान की जो जगह है ताइबाद, वहाँ से एक ऑफिशियल एंट्री आपको ये देखने को मिलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, जब अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो रास्ता है यहाँ से व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। तो इस व्यापार के माध्यम से अफगानिस्तान की इकोनॉमी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होती है। तो इसी चीज़ के ऊपर आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, अच्छा ये वापस से चीज़ें रिपीट हो गई हैं तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। ओके तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बट इंपॉर्टेंट थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम लोग आर्टिकल जो भी डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो जहां पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल, जाइंट पांडा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अभी हुआ क्या है, चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने बोला यह है कि जो ये जाइंट पांडा है ये आज के टाइम पर एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई नहीं किया गया है, मतलब कि खतरे में नहीं है। आज के टाइम पर इसकी प्रजातियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं, बट फिर भी यहाँ पर ये खतरे की चपेट में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आपको फिर भी देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर चाइनीज़ ऑफिशियल्स का कहना है। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ध्यान रखना। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो ये क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा सा कम किया गया, मतलब इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी से वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है, क्योंकि जो इसका नंबर है वो थोड़ा सा 1800 के आसपास पहुंच चुका है, उसी वजह से ये सब काम किया गया। नाउ इसका जो ये नया क्लासिफिकेशन है ये आप देख पाओगे, ये आया है आफ्टर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर had removed this animal from the endangered species list and relabeled it as a vulnerable in 2016। अब मतलब क्या है इसका, देखो समझो इसे।
ये जो नया क्लासिफिकेशन दिया गया है इसको एक तरीके से वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है। वल्नरेबल का लेबलिंग दी गई है। ये काफ़ी टाइम पहले ही यहाँ पर ये काम किया गया था, लेकिन आज के टाइम पर ये आप देख पाओगे काफ़ी ज़्यादा इसको कवरेज मिल चुका है। चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने भी इसके बारे में चर्चा कर दी है। ठीक है, तो चाइनीज़ ऑफिशियल्स का कहना यह है इससे यहाँ पर मिसलीडिंग भी काफ़ी हद तक होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ यहाँ पर बोला यह जाएगा कि अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो फिर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी हद तक छूट मिल जाएगी। ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है जाइंट पांडा के बारे में। उसके बाद यहाँ पर अनाउंस ये भी किया गया कि जो ये चाइना के जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर इनके द्वारा बोला यह गया है, ये जो पहली बार है कि एनिमल का स्टेटस यहाँ पर चेंज किया गया है उनके खुद की एंडेंजर्ड स्पीशीज लिस्ट के अंदर। और एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है क्योंकि चाइना का एफर्ट काफ़ी बढ़िया रहा है। चाइना ने जो है बैम्बू फॉरेस्ट को काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, बैम्बू फॉरेस्ट को जो है रिक्रिएट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ये पांडाज हैं इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, और आप देख पाओगे जो ये बैम्बू है लगभग चाइना ने बैम्बू जो होता है ना, जो बांस होता है बेसिकली वो 99% डाइट होता है पांडा की। ठीक है, पांडा यहाँ पे बैम्बू को खाना पसंद करता है और अगर बैम्बू ना मिले तो वो भूखा रह जाएगा। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चाइना ने इसके ऊपर वर्क किया है जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो हुई है और उसी कारण इसको एक इंडेंजर्ड कैटेगरी से यानी जो ये पहले खतरे में था उससे थोड़ा सा बाहर निकाल कर इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला है। हालांकि अभी सिचुएशन सही नहीं हुई है, फिर भी मतलब इसकी पॉपुलेशन थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आई है। ओके, देन उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। यहाँ पर दो आर्टिकल आज आपके मैंगो से रिलेटेड हैं। तो पहली यहाँ पर बात करेंगे ये फाजिल मैंगो के बारे में। तो बेसिकली एक कंसाइनमेंट जिसको फाजिल मैंगो का भेजा गया है, कहाँ से भेजा गया है? मालदा। मालदा कहाँ पर है? ये एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो यहाँ से ये फाजिल आम भेजे गए हैं बहरीन में। ओके, बहरीन कहाँ पर है ये आप लोग यहाँ पर मैप में देख पाओगे। ये है इंडिया का मैप और इंडिया के कंपैरिजन में आपको चलना है वेस्टर्न साइड में और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बहरीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये फाजिल आम भेजे गए हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर हम बात करें ये जो फाजिल मैंगो हैं, ठीक है, इनको जीआई टैग मिला हुआ है, एक जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड आम है। तो ये जीआई टैग क्या होता है पहले तो इसको समझ लो। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो वीडियो में आपको स्क्रीन पे नीचे की साइड देखने को मिलेगी। तो ये जीआई टैग आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तरीके से आप कह सकते हो ये एक प्रोडक्ट को पहचान देता है कि यार ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, यानी कि कोई स्पेशल प्रोडक्ट होगा किसी पर्टिकुलर एरिया का, उसी को एक जीआई टैग दिया जाता है। इसके बारे में ध्यान रखना है। और जीआई टैग से पता ये चलता है कि हाँ वो प्रोडक्ट एक ऑथेंटिक है, यानी कि आपको एक अच्छा, एक आपको ट्रुथफुल प्रोडक्ट वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, एक आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलने वाला है और उसका नाम और उसकी दुनिया भर में चर्चा होने लगती है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर एरिया का जो ये प्रोडक्ट है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसकी वजह से दुनिया भर में उसकी चर्चा भी होती है और काफ़ी पॉपुलर वो प्रोडक्ट हो जाता है। तो जीआई टैग इंडिया के अंदर गवर्न कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। उसको करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसको गवर्न करता है। और एक तरीके से जीआई टैग इशू किया जाता है किसके द्वारा? जो जियोग्राफिकल इंडिफिकेशन रजिस्ट्री है, कहाँ पर? चेन्नई के अंदर। तो इसके द्वारा ये जीआई टैग दिए जाते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है? देखो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि एक तरीके से लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे कि ये फाजिल आम है, इनको जीआई टैग दिया गया है तो इनको एक तरीके से लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस जीआई टैग के थ्रू पर कि जो भी यहाँ पर जीआई टैग के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर्ड होगा। साथ ही साथ इकोनॉमी वगैरह भी उस एरिया की जनरेट होगी जिस एरिया के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है। जैसे कि यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल के अंदर ये आपको फाजिल मैंगो देखने को मिलेंगे, इनको जीआई टैग मिला है तो वहाँ की इकोनॉमी ग्रो होगी। कैसे? क्योंकि वो जीआई टैग है, यानी कोई स्पेशल प्रोडक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट वहाँ पर मिल रहा है, तो सब लोग वहाँ से परचेज करना जो है आप कह सकते हो ऊपर पर रखेंगे। ठीक है, तो उनके प्राइमरी सोर्स यहाँ पे वहीं से परचेज करना चाहेंगे, तो उस वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी वगैरह भी ग्रो होती हुई नजर आती है। ओके, ना अगर हम लोग बात करें तो बहरीन में ये आम भेजे गए हैं। अभी पहले भी आप कह सकते हो ये आम भेजे गए थे, कहाँ पर? दोहा कतर के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ भेजी गई हैं मैंगो की और जीआई सर्टिफाइड ये मैंगोज हैं। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी। और आप कह सकते हो कि अभी थोड़े टाइम पहले में जो 9 वैरायटीज़ हैं मैंगो की, जो कि उसके अंदर जीआई सर्टिफाइड वेस्ट बंगाल का मैंगो भी था, इसको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। आप कह सकते हो जो भी स्टोर्स हैं इंपोर्टर फैमिली फूड सेंटर के, वहाँ पर ठीक है इनको सबको डिस्प्ले भी किया गया था। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, जो ये इंपोर्टर एक तरीके से स्टोर है जहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, कहाँ पर डिस्प्ले किया गया है? वो दोहा कतर के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और ये 9 वैरायटीज़ कौन कौन सी थी? जो आम की 9 प्रजातियाँ वो कौन कौन सी थी जिनको एक्सपोर्ट किया गया है?
वो आपको देखने को मिलेगा कि एक तो जीआई सर्टिफाइड है खिरसपति, जो कि आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद लखनभोग, ये भी वेस्ट बंगाल की है। फजली, ये वेस्ट बंगाल की है। दशहरी, ये आपको उत्तर प्रदेश का देखने को मिलेगा। अमरपली और चौसा, ये वेस्ट बंगाल का है। लंगड़ा, ये आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्रजातियां, जो एक तरीके से प्रजातियां कह रहा हूँ, ये सारी जो वैरायटीज़ हैं मैंगो की, ये अलग अलग जगह से बिलोंग करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इन सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी पहचान मिल चुकी है और कहीं ना कहीं इनको एक्सपोर्ट किया गया है। फिलहाल अभी क्या न्यूज़ है, अभी है फजली आम के बारे में, तो उसके बारे में, फाजिल आम के बारे में, फजली बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो कहीं पर फाजिल लिखा हुआ है और कहीं पर फजली लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आज के वीडियो में 2 मैंगोज़ के बारे में डिस्कशन हुआ है। दूसरा मैंगो है हरीभंगा मैंगोज़ के बारे में चर्चा हुई है। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, जिनका नाम है शेख हसीना, इन्होंने भी यहाँ पर हरीभंगा आम को भेजा है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के लिए, साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। 4 जुलाई को ये आम भेजे गए थे इनके द्वारा। साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारे मैंगोज़, यानी कि इस टाइप के जो मैंगोज़ हैं, ये हरीबंगा मैंगोज़, ये भेजे हैं बहुत सारे और लोगों के लिए, जैसे कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हो गए, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर, असम के सीएम, मेघालय के सीएम। तो इन सभी के लिए यहाँ पर ये हरीबंगा आम भेजे गए। तो यार हरीबंगा आम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्या है, जो ये हरीबंगा मैंगो है, ये एक ऐसा मैंगो है जो कि बांग्लादेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, खासकर रंगपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये हरीबंगा आम लोकली आप कह सकते हो कि ये देखने को मिलता है। ठीक है, लोकली मतलब इसको हरीबंगा बोला जाता है। और इसका जो शेप है ना, वो राउंड राउंड होता है। ठीक है, गोल गोल सा इसका शेप देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़े बड़े आम होते हैं, इसका हाईली फ्लैशी होते हैं, इसके अंदर गूदा वगैरह भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसका वेट जो है एक आम का 200 से लेकर 400 ग्राम के आसपास, मतलब आप कह सकते हो एक आम का वजन आधा किलो के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। जुलाई 2021 की बात है, इंडिया ने लगभग जो है 26 किलो यहाँ पर हरीबंगा आम रिसीव किए थे बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने यहाँ पर ये सारे आम भेजे थे भारत को, एक ऐसी फ्रेंडशिप के तौर पर यहाँ पर भेजे गए थे। तो आप इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग मेंशन कर सकते हो। और ये जो आम भेजे गए थे, ये पेट्रापोल बॉर्डर से भेजे गए थे, जो कि आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, नाउ आज बहुत छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ज़्यादा मतलब अच्छे आर्टिकल आ ही नहीं है, छोटे छोटे आर्टिकल है। कोई बात नहीं, हमारा डिस्कस करने का काम हम डिस्कस करेंगे। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, कोई छोटा नहीं है, पढ़ाई सारी यहाँ पर एक सी है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल बात करता है नेशनल फिश फार्मर्स डे के बारे में। तो देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन नहीं करी है, ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है कि नेशनल फिश फार्मर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आर्टिकल में बात करी गई है, जो ये नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है, इसने सेलिब्रेट किया नेशनल फिश फार्मर्स डे, और इसको सेलिब्रेट किया गया था वर्चुअली। उसी वजह से आर्टिकल न्यूज़ में है। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने दोनों आर्टिकल मैंगोज वाले डिस्कस किए हैं, वो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नाउ जो ये नेशनल फिश फार्मर्स डे है, इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तारीख आप लोगों को बतानी है कब किया जाता है। ये इसका काम ये है, ये एक एकता प्रकट करना, किसके रिगार्डिंग, जो फिश फार्मर्स है उनके रिगार्डिंग एक सॉलिडेरिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना, उसके लिए यहाँ पे काम करता है। उसके बाद यहाँ पे जो एनुअल इवेंट हुआ है, इसको सेलिब्रेट किया गया ताकि जो प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी जी हैं, ठीक है, इनको सपोर्ट किया जा सके, और जो इनके कलीग्स हैं उनको सपोर्ट किया जा सके, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ के अंदर। ठीक है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो सेक्टर है, इसके अंदर काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, उसी वजह से इनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। नाउ आज के टाइम पर इनका काफ़ी बढ़िया काम ये हुआ था, क्योंकि इन्होंने काम ये किया जिसकी वजह से इनको सपोर्ट किया जाता है कि जो एक्वाकल्चर सेक्टर है, यानी कि जो भी आप कह सकते हो समुद्री यहाँ पे शिकार किया जाता है, समुद्र के जो भी मछली वगैरह वो मारी जाती है, उसके प्रति यहाँ पर कुछ पैसा वगैरह कमाया जाता है, उसका ट्रेड किया जाता है, जो भी एक्वाकल्चर है। ठीक है, ये एक्वाकल्चर पहले हमारा ट्रेडिशनल वे में चलता था, पुराने ज़माने के वे में चलता था। ठीक है, पुराने ज़माने से चीज़ें चलाई जाती थी, लेकिन इसको एक मॉडर्नाइज किया है इन लोगों ने, उसी वजह से इन लोगों को जो है सपोर्ट किया गया। देन उसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये जो डे अभी सेलिब्रेट किया गया है, इसको हम लोग एज अ NFDB फाउंडेशन डे के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है उसको बनाया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में, और ये आर्टिकल आपका एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जीएस पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या है आर्टिकल में जो ये व्यक्ति देख रहे हो आप, इनका नाम है PK वारियर। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर पनामबली कृष्णा कटे वारियर।
तो एक तरीके से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, फेमस पर्सन है, खासकर आयुर्वेदा मेडिसिन के अंदर तो काफ़ी रिस्पेक्टेड यहाँ पर पर्सन आप कह सकते हो। और ये एक मैनेजिंग ट्रस्टी हैं किसके, वैद्य रत्नम PS वैरियर आर्या वैद्यशाला, तो इनके यहाँ पर ट्रस्टी देखने को मिलेंगे। अभी न्यूज़ में क्यों है ये व्यक्ति, क्योंकि इनकी डेथ हो गई है। कहाँ पर, कोतकल जो हेडक्वार्टर है, सॉरी आप कह सकते हो इनका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर, कोतकल के अंदर, ठीक है, जो भी मलम जो कि मलप्पुरम के अंदर है, तो वहीं पर इनकी डेथ हुई है, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ अब इनके बारे में हम बात करेंगे। ये एक फिजिशियन है, एक इंटरनेशनल रिप्यूट के, तो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर इनको फिजिशियन के तौर पर भी देखा जाता है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्होंने वर्क भी किया। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये रिकवर कर चुके थे कोरोना वायरस से भी, अभी लास्ट मंथ यहाँ पर रिकवर किए गए हैं, लेकिन आप कह सकते हो डेथ हुई है, तो उसी वजह से ये व्यक्ति न्यूज़ के अंदर हैं। और बोला ये जा रहा है इन्होंने काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आयुर्वेदा के रिनेसेंस के अंदर, आयुर्वेदा को वापस से जीवित करने के लिए, आयुर्वेदा को एक फेमस एक पॉपुलर फॉर्म में लाने के लिए जो है इनका काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलेगा। आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर इनका बहुत बड़ा काम है। एक तरीके से इन्होंने एक प्रीमियर सेंटर को काफ़ी बड़ा किया है, ठीक है, तो कि आपको वैद्यशाल के नाम से देखने को मिलेगा। तो इन्होंने यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन के तौर पर काफ़ी वर्क किया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला गया, ये जो वॉरियर जी हैं ये काफ़ी एक्टिव थे किसके अंदर, केरला शास्त्र साहित्य परिषद के अंदर, जो कि एक पीपल साइंस मूवमेंट है। उसी के साथ स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल एंड टेम्पल प्रोडक्शन कमेटी, तो वहाँ पर भी एक एक्टिव मेंबर आपको ये देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक रिसिपिएंट है, मतलब कि इनको नवाजा गया है पद्मश्री से और पद्म भूषण अवार्ड से, ठीक है, तो यहाँ पे इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा करी गई है मलेरिया फ्री कंट्रीज़ के बारे में। तो 1900 से ही अगर हम बात करें तो 127 कंट्रीज़ हैं जहां पर रजिस्टर्ड किया गया है मलेरिया एलिमिनेशन, यानी कि यहां पे क्या हुआ है, मलेरिया कम हुआ है। और 2021 के अंदर 2 कंट्रीज़ है जहां पर मलेरिया को एक तरीके से, जिन कंट्रीज़ को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है, वो 2 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। वो है एल सल्वाडोर और दूसरी है चाइना, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, ये मलेरिया फ्री कौन डिक्लेयर करता है, वो डिक्लेयर करता है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आर्टिकल आपका GS पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि चाइना ने मलेरिया को एलिमिनेट कैसे किया, इसको खत्म कैसे किया। तो चाइना ने अपनी एक स्ट्रेटजी अपनाई थी और स्ट्रेटजी का नाम है एक स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस 137 सिस्टम। यानी कि देखो, अगर कोई मलेरिया मिलता है तो उसको पहले दिन के अंदर डायग्नोस किया जाएगा, फिर 3 दिन तक इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और 7वें दिन पर पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 7 दिन के अंदर खत्म करना ही करना है जब भी इन्वेस्टिगेशन होगा। तो मतलब कि इनका टारगेट ये रहा है, उसी वजह से इन्होंने मलेरिया को खत्म किया। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आपको देखने को मिलेगी कि इन्होंने जो भी अनवांटेड मलेरिया, मतलब कोई भी कंट्री है, ठीक है, कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पे व्यक्ति आ रहा है तो उसकी एक आप कह सकते हो स्क्रीनिंग वगैरह भी करवाई गई है, ताकि कोई अनवांटेड मलेरिया इनकी कंट्री के अंदर ना आ जाए। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर करती हुई नजर आई हैं, जिसकी वजह से चाइना ने मलेरिया को काफ़ी हद तक रोका है। नाउ जो ये ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट 2020 है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट लाई गई थी 2019 के अंदर, तो लगभग 229 मिलियन मलेरिया केसेस आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ मतलब ये 2019 की बात हो रही है, साल 2019 में ये एक अंदाजा है कि 229 मलेरिया के मिलियन मलेरिया केसेस थे। और साथ ही साथ 4,09,000 डेथ हुई हैं इसके अंदर। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो डेथ हुई हैं ये 87 मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज़ के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगी, ठीक है। और साथ साथ सबसे ज़्यादा जो बर्डन है मलेरिया का वो आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा। इंडिया शेयर करता है लगभग 2% ऑफ द ग्लोबल मलेरिया केसेस इन 2019, यानी कि मलेरिया के केसेस भारत के अंदर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पर बहुत से कम केसेस आपको देखने को मिलते हैं मलेरिया के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मलेरिया फ्री किसी कंट्री को डिक्लेयर किया जाता है तो वो कौन डिक्लेयर करता है, वो डिक्लेयर करता है WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही है फ्लोरा ऑफ सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम एक स्मॉलेस्ट स्टेट है, बहुत छोटा सा राज्य है। आप कह सकते हो कि इंडिया का जो पूरा का पूरा लैंड मास है उसका 1% कवर करता है, उसके 1% से बना हुआ है पूरा का पूरा सिक्किम यहाँ पे। लेकिन आप बात करोगे है तो छोटा, लेकिन 27% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो आपको इस कंट्री के इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब जितनी भी प्रजातियां आपको फूलों की देखने को मिलती हैं पूरे देश में, भारत देश में, उसमें से लगभग 27% आपको इस सिक्किम वाले स्टेट के अंदर देखने को मिलेगी। ऐसा एक पब्लिकेशन आया था बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। यह आर्टिकल आपका GS पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तो ये जो फ्लोरा ऑफ सिक्किम है, एक तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि ये सिक्किम वाला एरिया जो है, सिक्किम के अंदर आपको लगभग 5,000 के आसपास ये फूलों की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट पूरे भारत में 18,000 के आसपास ये फ्लावर्स की प्रजातियां देखने को मिलती हैं, लेकिन जिसमें से 5,000 सिर्फ और सिर्फ सिक्किम से बिलोंग करती हैं। हालांकि दिखने में छोटा हो सिक्किम, एरिया वाइज छोटा हो, लेकिन आपको बहुत सारे ये फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलेंगी। स्टेट जो कि ये पार्ट है किसका, कंचनजंगा बायोस्फीयर लैंडस्केप का, ठीक है। यहाँ पर आपको एक तरीके से देख सकते हो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है ये जड़ी बूटियों को, ट्रीज को, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद जो ये पब्लिकेशन है इसने ये भी बोला कि लगभग 532 स्पीशीज़ हैं वो वाइल्ड ऑर्चिड की हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ 36 स्पीशी आपको रोडेंड्रॉन की देखने को मिलेंगी, 20 स्पीशी ओक की हैं। मतलब कौन कौन सी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं उसके बारे में बातचीत करी गई है। फिलहाल यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सिक्किम के बारे में अगर कुछ आता है तो सिक्किम के बारे में आप एक एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो, खासकर ये फ्लावरिंग प्लांट्स के एरिया में। देन उसके बाद सिक्किम फॉरेस्ट्री अमिटी एंड रिवरेंस रूल्स 2017 है, यानी ये जो रूल्स हैं ये सिक्किम के अंदर लाए गए थे। ये रूल्स क्या बोलते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। जो ये नोटिफिकेशन है ये बोलता है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी पर्सन को अलाउ करेगी कि वो ट्रीज़ वगैरह को स्टैंड कर सकता है अपने प्राइवेट लैंड पर, ठीक है, या फिर कोई पब्लिक लैंड पर भी ये ट्रीज़ वगैरह को लगाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये नोटिफिकेशन लोगों को एंकरेज करता है कि जो पेड़ है पेड़ को लोग अपने बच्चों की तरह पालें, ठीक है, जिसको यहाँ पर एक कह सकते हो कि एडॉप्टेड ट्री भी बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली गई थी इस रूल्स के अंडर में। नाउ आज का लास्ट आर्टिकल जिसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे वीडियो की शुरुआत में, आपको मालूम होगा, वहाँ पे आपको आंसर देना है, ठीक है। तो लास्ट आर्टिकल बात करता है काशी अन्नपूर्णा टेम्पल के बारे में। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने अपने दुख जताए हैं क्योंकि इस टेम्पल के जो महंत थे, ठीक है, महंत श्री रामेश्वर पुरी जी, इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। उसी वजह से यहाँ पर आर्टिकल न्यूज़ में देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी टेम्पल अगर न्यूज़ में आता है उसको जाकर मैप में कह रहा हूँ उसके बारे में ज़रूर पढ़ लिया करो कि वो कौन से आर्किटेक्चर के अंदर कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नाउ जो ये अन्नपूर्णा देवी मंदिर है ये आपको काफ़ी फेमस हिंदू टेम्पल देखने को मिलेगा, कहाँ पर, वाराणसी के अंदर। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। नाउ जो ये टेम्पल है ये एक देवी को डेडिकेट किया गया है जिनका नाम है अन्नपूर्णा, यहाँ पर आप देख पाओगे ये पिक्चर है उनका। देन उसके बाद जो हिंदू गॉडेस हैं ये एक तरीके से अन्नपूर्णा इनको बोला जाता है, हिंदू गॉडेस फॉर नरिशमेंट के लिए यहाँ पर ये जानी जाती हैं। एक पार्वती कह सकते हो कि जो गॉडेस पार्वती है उनका ही यहाँ पर एक अवतार माना जाता है। देन उसके बाद आज के टाइम पर जो अन्नपूर्णा मंदिर है इसको बनाया गया था 18वीं सेंचुरी में, किसके द्वारा, मराठा पेशवा बाजीराव वन के द्वारा। देन उसके बाद इस टेम्पल को बनाया गया है नागर स्ट्रक्चर के अंदर, नागर आर्किटेक्चर के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है ये नागर आर्किटेक्चर क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग जब नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ोगे तो फिर वहाँ पर आपको इसके बारे में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।